हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। गलती से हाथों हुआ मर्डर इंसान की जिंदगी में कैसे उलटफेर ला सकता है, इसी की ये कहानी है। जेसन एक सक्सेसफुल लॉयर है। गरीब लोगों की तरफ से केस लड़ना उसने अपनी जिंदगी का सिद्धांत बनाया है। इस बार भी वो मजदूरों की तरफ से केस लड़के बड़ी मेहनत से उन्हें जितवा के देता है। मजदूरों को कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से अच्छा खासा कॉम्पनसेशन भी दिलवा देता है। सबूतों को हासिल करने में वो माहिर है। जेसन के जीत की इस आदत की वजह से समाज में उसे काफी रिस्पेक्ट भी है। 50 साल का होने के बावजूद जेसन अनमैरिड है। वो एक लॉ फर्म में सीनियर पार्टनर है। उसका पार्टनर ऑस्टिन हमेशा इस बात से चिंतित रहता है कि जेसन गरीबों की मदद करके अमीरों से दुश्मनी मोल ले रहा है, जो उसके लिए कभी जान का खतरा भी बन सकता है। मगर जेसन का एक ही कहना होता है, किसी को तो ये काम करना ही होगा, फिर वो खुद क्यों नहीं। ऑस्टिन जेसन से हमेशा ये बात भी कहता रहता है कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। जिंदगी में एक पार्टनर का होना जरूरी है। मगर जेसन काम के सिवा कुछ सोचना नहीं चाहता। वैसे एक पुराने रिश्ते को जेसन ने अभी भी संभाल के रखा है। वो है जेरी का, जो जेसन का स्ट्रगल के वक्त से दोस्त है। जेरी किसी बीमारी को लेकर हॉस्पिटल में पड़ा है। जेसन उसके ट्रीटमेंट का खर्चा उठा रहा है। मगर जेसन की जिंदगी इतनी आसान थी नहीं। लॉ की एग्जाम में वो 3 बार फेल हो चुका है। ऐसे में जेसन के पास एक कबाड़ी का काम करने वाली औरत की केस आती है। उसकी 13 साल की लड़की नीना पे दुराचार किया गया है। नीना को फुसला के एक 5 स्टार होटल में ले जाके ये काम किया गया था। जेसन उसे बड़े प्यार से पेश आता है, मगर नीना इस कदर शौक में है कि वो जेसन के सामने मुंह तक नहीं खोलती। जेसन उसकी उस हालत को समझ के अपनी तरफ से तहकीकात करने का फैसला करता है। नीना की माँ सोफी अपनी बेटी की इस हालत को देख के चिंतित है। जेसन एक काम बिना किसी फीस के कर रहा है। सोफी बताती है, जिन बेटियों के सर से बाप का साया चला जाता है उनके साथ ऐसा ही होता है। उसकी बातें सुनकर जेसन को 20 साल पुराना वो वाकया याद आता है जिससे उसकी जिंदगी में भूचाल आया था। वो सोचता है, क्या उस लड़की के साथ भी यही हुआ होगा जिसका जिम्मेदार वो है। उसका दिल उसे चैन से बैठने नहीं देता। तो अब वो 20 साल बाद फिर से उस एड्रेस को निकाल के उस जगह पहुंच जाता है। क्या था वो वाकया, ये जानने के लिए हमें उसके अतीत में जाना होगा। लगभग 25 साल पहले की बात है। 24 साल का जेसन अपने पिता पीटर के साथ एक गरीब बस्ती में रहा करता था। पीटर मोची का काम करता था। पीटर का एक ही सपना था, उसका बेटा लॉ की एग्जाम पास करके वकील बने। जेसन भी अपने पिता का सपना पूरा करने में लगा था, मगर एग्जाम के पहले अटेम्प्ट में ही वो फेल हो चुका था। वो जेरी के फादर के घर में रेंट पे रहा करते थे। दूसरों के लड़कों को काम करता देख पीटर का दिल जलता था, क्योंकि उसका लड़का घर में पड़ा है। जेसन जी जान से स्टडी करता है और दूसरी बार लॉ की एग्जाम देता है, मगर बदकिस्मती से वो 25 मार्क्स से फेल हो जाता है। जाहिर है पीटर उसे निकम्मा कह के काफी कोसता है। घर की हालत देख के जेसन अब रात को टैक्सी चलाने का काम करने लगता है। अजीब अजीब लोगों की सवारी अपनी टैक्सी में बिठा के वो दुनिया को सीखने लगता है। दरअसल जेसन के दादाजी वकील थे, जो उसके पिता ना बन सके। अपने सपनों का बोझ उन्होंने अपने बेटे पे लाद दिया था। भुगत रहा था बेचारा जेसन, जो मेहनती जरूर था मगर पढ़ाई में उतना तेज नहीं था। हुआन की गलियों में टैक्सी चलाते वक्त कभी कभी उसे गुंडे भी लूट लिया करते थे, मगर तकदीर की मार के सामने उन गुंडों की मार जेसन के लिए कुछ भी नहीं थी। जेसन भले एग्जाम में फेल होता हो, मगर लॉ के सेक्शन उसे जुबानी याद थे। जेसन फिर जोश से तीसरी बार लॉ की एग्जाम देता है और इस बार 80 मार्क्स से फेल हो जाता है। इस बार तो डिप्रेशन में जेसन सुसाइड तक करने की कोशिश करता है, जिस बात पर भी पीटर उसे काफी कोसता है। कूड़ा कचरा कह के उसकी पिटाई करता है। सपना फ्रस्ट्रेशन बन चुका था। अगले ही दिन पीटर उसे एक नामचीन ज्योतिषी के पास ले गया। ज्योतिषी ने दावे के साथ कहा, जैसे जेसन की उम्र बढ़ती जाएगी किस्मत उसके पैर चूमेगी, कामयाबी उससे ज्यादा दूर नहीं। और ऐसे में एक रात टैक्सी चलाते वक्त जेसन के साथ वो घटना घटी जिसने जेसन की जिंदगी बदल डाली। उस रात उसकी टैक्सी में एक शराबी बैठा जिसे पता नहीं था जाना कहाँ है। काफी देर यहाँ वहाँ टैक्सी घुमाने के बाद जेसन समझ गया इस सवारी को उतारना पड़ेगा। तो वो टैक्सी शहर के बाहर नदी के किनारे लेके आया और उस आदमी को पैसे देके नीचे उतरने कहा, मगर वो आदमी बात करने के होश में तक नहीं था। जेसन ने उस आदमी की जेब से जितने पैसे बनते थे उतने निकाल लिए। फिर उसे खींच के टैक्सी के बाहर निकाला और अपनी जितनी भड़ास थी वो उसने उस आदमी पे निकाली, जिस पर उस आदमी ने जेसन को निकम्मा और कूड़ा कचरा कहा। ये वही ताने थे जो जेसन अपनी पिताजी से जिंदगी भर सुनता आ रहा था। गुस्से में जेसन ने उस आदमी को नदी में ढकेल दिया और अपनी टैक्सी लेके वहां से निकल गया। कुछ दिनों बाद पुलिस को नदी किनारे एक डेड बॉडी मिली। रेडियो पे वो न्यूज सुन के जेसन को अपने मुजरिम होने का एहसास हुआ। डेड बॉडी कई दिनों से मॉर्ग में लावारिस हालत में पड़ी थी। जेसन से रहा नहीं गया तो वो मॉर्ग में चला गया। नदी में कई दिनों तक पड़ी रहने की वजह से वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। पहचानना मुश्किल था। उस डेड बॉडी को देख के जेसन को ऐसा लगा
उसके हाथों ये क्या हो गया? वकील बनने के सपने देखने वाला आदमी आज एक मर्डरर बन चुका था। उसे अपने दोस्त जेरी से पता चला कि अगर मॉर्ग में पड़ी बॉडी को कोई क्लेम नहीं करता तो उसे लावारिस की तरह जलाया जाता है। पुलिस भी इस तरह मिली बॉडी की तहकीकात नहीं करती, भले वो एक्सीडेंट ही क्यों ना हो। मगर मुजरिम भले कानून की नजर से बचे, ऊपर वाले की नजर से नहीं बच सकता। वो कहीं भी छुप जाए, एक दिन उसे उसके कर्मों की सजा मिलती ही है। जेसन ने उस आदमी का टैक्सी में पड़ा विग अपने स्टडी टेबल के ड्रॉवर में रखा, जो उसे उसके गुनाह की याद दिलाता रहता था। अब इसी हालत में जेसन ने चौथी बार लॉ की एग्जाम दी। इस बार उसे एग्जाम में पास होने का जुनून भी नहीं था। पेपर लिखते वक्त उसके हाथ थरथरा रहे थे। उसके सामने बार बार वही आदमी आ रहा था। जेसन ने कैसे वैसे पेपर तो कंप्लीट किया, मगर दूसरे ही दिन से उसने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। पीटर ने भी अपने बेटे के पास होने की उम्मीदें छोड़ दी थी। जेसन रात को सपने में यही देखता कि पुलिस उसके घर आके उसे अरेस्ट करके लेके जा रही है। ड्रॉवर में रखा वो विग उसके गुनाहों का गवाह था। एक दिन रोज की तरह जेसन फैक्ट्री में काम कर रहा था तो वहां उसके पिताजी ने आके उससे कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से फोन आया था। जेसन एग्जाम में पास हुआ है, ना सिर्फ पास हुआ है बल्कि अव्वल नंबरों से पास हुआ है। आखिर पीटर का सपना पूरा हुआ था। जेसन से ज्यादा खुशी तो उसे हुई थी। पूरे मोहल्ले को उसने पार्टी दी, मगर जेसन चुपचाप था। उसे समझ में नहीं आ रहा था पास होने की खुशी मनाए या हाथ से हुए कत्ल का मातम। जेसन चुपचाप था। उसी रात पीटर की मौत हो गई। मानो बेटे को वकील होते देखना यही उसके जिंदा रहने का मकसद था। आंखों से बचे कुचे आंसू बहाए जेसन ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। मॉर्ग के वॉचमैन से उसे पता चला कि उस लावारिस लाश को एक औरत आके लेके गई। पुलिस ने उस केस को क्लोज कर दिया है। जेसन ने उस वॉचमैन से उस औरत का एड्रेस लिया। एक गुनाह ने जेसन को जिंदगी का पाठ पढ़ा दिया था। एक डरपोक इंसान को सक्सेसफुल लॉयर बना दिया था। अब 20 साल बाद जेसन की आंखों के सामने वो पूरा वाकया आता है। जेसन उस एड्रेस पे पहुंच जाता है जहां 20 साल पहले भी वो गया था। उस वक्त वहां एक औरत अपनी 5 साल की बेटी के साथ रहा करती थी, मगर अब वहां एक रेड विग पहनी 25 साल की लड़की रहा करती है। कानून से तो आदमी बच सकता है, मगर अपने कर्मों से नहीं। जेसन को उसका वो कर्म अंदर से खा रहा था। वो जानना चाहता था उसके उस मर्डर से उस फैमिली पे क्या बीती। तो वो उस रेड विग वाली लड़की का पीछा करते हुए एक वीडियो पार्लर में पहुंच जाता है। हालांकि वो लड़की जान गई थी पिछले 2 दिनों से जेसन उसका पीछा कर रहा है, तो वो खुद ब खुद जेसन से पहचान बनाने आगे बढ़ती है। रात को वो जेसन को एक पब में मिलने बुलाती है। जेसन भी उस लड़की के बारे में जानना चाहता था, तो वो वहां पहुंच जाता है। लड़की जेसन को एक कस्टमर की नजर से देख रही थी, तो अच्छा बकरा हाथ लगा है यही सोच के वो खाने की महंगी से महंगी चीजें ऑर्डर करती है। जेसन को उसकी बातों से पता चलता है कि मर्दों को कंपनी देना यही उसका काम है। वो लड़की बताती है कि उसका नाम शाओमी है। पहली ही मुलाकात में वो किसी अजनबी से हमबिस्तर नहीं होती, इसलिए उन्हें और 2-4 बार मिलना होगा। जेसन उसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहता है अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल करे। दूसरे दिन जेसन उस 5 स्टार होटल पहुंच जाता है जहां की रूम में उस छोटी नीना पे दुराचार हुआ था। मैनेजर तो उस दिन का सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार करता है, मगर उस रूम का इंस्पेक्शन करने की परमिशन जेसन हासिल कर ही लेता है। जेसन को पता चलता है कि उस वीआईपी रूम के लिए खास सेपरेट रूम अटेंडेंट भी है। रूम अटेंडेंट जोया उसे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन देने से मना करती है। जोया से जेसन को सिक्योरिटी इंचार्ज के बारे में पता चलता है। 20 साल वकालत करके जेसन जान चुका था हर किसी को खरीदा जा सकता है, बस अप्रोच परफेक्ट होना चाहिए। तो वो सीसीटीवी रूम के इंचार्ज को पैसे देके खरीदता है। अब दूसरी रात भी जेसन शाओमी से मिलता है। शाओमी बताती है कि पिता के मरने के बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी की, मगर सौतेले बाप से उसकी बनी नहीं, तो वो फिर से अपने पुरानी रूम में रहने आ गई। शाओमी बताती है कि उसके पिता की डूबने से मौत हुई थी। वो बहुत अच्छे थे, जब तक वो थे तब तक उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी। अगर आज वो जिंदा होते तो उसकी जिंदगी कुछ अलग होती। शाओमी की बातों से जेसन समझ जाता है कि शाओमी की इस हालत को वो जिम्मेदार है, मगर शाओमी समझ नहीं पाती ये इंसान उसकी कंपनी के लिए खाने के बिल पे इतने पैसे क्यों खर्च कर रहा है। अब अगले दिन जेसन नीना की केस के सिलसिले में पुलिस से जाके मिलता है जहां सोफी ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। पुलिस बताती है कि नीना पे दुराचार तो हुआ है, मगर वो उसी होटल में हुआ है इसका कोई सबूत नहीं। तभी उसे दूसरे पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि शाओमी को अरेस्ट किया गया है और वकील की तौर पे उसने उसका नाम दिया है। जेसन वहां जाके शाओमी को छुड़ाता है। प्रोस्टिट्यूशन के चक्कर में पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था। शाओमी जेसन से कहती है कि पुलिस को गलतफहमी हुई थी। जेसन उससे कहता है सफाई देने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पे विश्वास है। शाओमी जेसन को अपने घर लेके आती है जहाँ जेसन 20 साल पहले भी आ चुका है। वहाँ वो शाओमी के फादर की फोटो देखता है। शाओमी उससे कहती है कि उसके फादर की वही एक फोटो उसके पास बची है। अब शाओमी जेसन के करीब जाने की कोशिश करती है, मगर जेसन उसे ठुकराता है।
शाओमी समझ नहीं पाती आखिर ये इंसान उससे चाहता क्या है। यहाँ वो होटल का सिक्योरिटी इंचार्ज जेसन को सीसीटीवी फुटेज के वीडियोस देता है। जेसन कंप्यूटर पे उन फाइल्स को खोलता है जिसमें एक औरत के साथ होटल के उस रूम में जाती नीना उसे नजर आती है। नीना को अंदर अकेला छोड़ के वो औरत चली जाती है। उसके कुछ देर बाद एक आदमी उसके रूम में जाता है जिसे उस औरत ने ही रूम का लॉक कार्ड दिया था। जेसन जान जाता है 5 स्टार होटल की वीआईपी रूम इस्तेमाल करने वाला वो आदमी जरूर काफी अमीर होगा। इंटरनेट पे उस आदमी के फोटो सर्च करने पर उसे उस आदमी के डिटेल्स मिलते हैं जिसका नाम डैनियल है और वो कई कंपनियों का चेयरमैन है। उसे पता चलता है कि डैनियल बच्चों के एक अनाथ आश्रम का ट्रस्टी भी है। शहर के कई स्कूल का वो चेयरपर्सन है। अब जेसन डैनियल का फोटो नीना को दिखा के पूछता है कि क्या ये वही आदमी है जिसने उस पर दुराचार किया था। नीना की खामोशी उसे सब बयान करती है। सोफी से पता चलता है कि नीना को होटल रूम में ले जाने वाली उस औरत का नाम जेनी है और वो सोशल वर्कर है। मदद करने के बहाने उसने सोफी और नीना से नजदीकियां बढ़ाई। नीना को उस जेनी ने अपनी बेटी बनाया। जेनी ने नीना को मूवी में काम करने का लालच दिया। सोफी उस औरत के गंदे इरादों को जान न सकी और उस दिन उसने नीना को उस औरत के साथ भेज दिया। जेसन सोफी से जेनी के कार का नंबर ले लेता है और उस तक पहुंच जाता है। जेनी को एक छोटी बच्ची भी है। वो जेनी को नीना का फोटो दिखा के पूछता है तुमने इस लड़की के साथ जो किया वो अगर कोई तुम्हारी बेटी के साथ करे तो कैसा लगेगा। जेसन जेनी से कहता है कि वो डैनियल के बारे में सब कुछ जान चुका है। वो पैसों के बल पे उछलने वाला एक दरिंदा है। वो जेनी से कहता है तुम उसके साथ बिस्तर गर्म करती हो और उसके लिए अपने एनजीओ के जरिए लड़कियां सप्लाई करने का काम भी करती हो। अपने पाप को धोना चाहती हो तो अपने आप को पुलिस के हवाले करो वरना एक दिन तुम्हारी खुद की लड़की डैनियल के बेडरूम में होगी। उसी शाम जेसन को डैनियल के सेक्रेटरी से फोन आता है और वो उसे नीना का केस दबाने के लिए पैसे ऑफर करता है। जेसन साफ इनकार करता है। तभी वो शाओमी को एक कस्टमर की कार से उतरते देखता है। शाओमी जेसन से झूठ कहती है कि वो आदमी मेरे डैडी का दोस्त था, मेरी मदद करना चाहता था। जेसन उससे कहता है पैसे की जरूरत हो तो मुझसे मांगो। शाओमी उससे पूछती है तुम हो कौन जो मुझ पे इस तरह पैसे लुटाने के लिए बेताब हो रहे हो। तभी जेसन को सोफी का फोन आता है कि नीना ने सुसाइड करने की कोशिश की है। वो शाओमी के साथ सोफी के घर पहुंच जाता है। जेसन को समझ में नहीं आता किस तरह नीना को समझाए तो अब शाओमी जेसन की मदद करने मुड़ती है और नीना को समझाती है। जेसन शाओमी से पूछता है तुमने नीना से क्या कहा। शाओमी कहती है मैंने सिर्फ मेरा दर्द उससे बांटा और उसे मेरी तरह जीने की हिम्मत दी। दूसरे दिन डैनियल का गुंडा आके जेसन को धमकाता है कि अगर उसने तहकीकात बंद नहीं की तो उसे भारी पड़ेगा। मगर जेसन हिम्मत नहीं हारता और होटल की रूम अटेंडेंट जोया से मिलने जाता है। मगर जोया उसे कुछ भी बताने से इनकार करती है। जेसन को पता है जोया सब कुछ जानती है और उस कांड की वो एकलौती गवाह भी है। जेसन वहां से अपने ऑफिस के पार्किंग में आता है कि तभी एक आवारा भिखारी आके उससे कहता है कि वो उस रात जेसन के हाथों हुए मर्डर के बारे में जानता है। इतना कह के वो भिखारी वहां से भागता है। जेसन उस भिखारी का पीछा करता है और उसे एक गली में पकड़ ही लेता है। वो भिखारी कहता है कि एक आदमी ने पैसे देके उससे कहने को कहा था। अब वो भिखारी जैसे ही वहां से भागता है एक कार से टकरा के मर जाता है। जेसन के सर पे और एक मर्डर चढ़ जाता है। तभी उसे एक आदमी का फोन आता है कि अगर जेसन उस मर्डर के राज को राज रखना चाहता है तो 2 मिलियन बैग में डाल के शिनको की वीरान बिल्डिंग में उसे रख दे। रात को जेसन फिर से शाओमी को एक कस्टमर की कार से उतरते देखता है। उसे शक होता है कि शाओमी उसे ब्लैकमेल कर रही है। शाओमी उससे कहती है मैं बुरे काम करती हूँ मगर किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। वो जेसन से कहती है मैं तुम में अपने पिता को देखती हूँ। उनकी मौत के बाद मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई। जिंदगी गुजारने के लिए मुझसे जो बन पड़ा वही मैंने किया। जेसन उससे झूठ कहता है मैं तुम्हारे पिताजी को जानता था, वो यही कहते थे तुम उनकी आंखों का नूर हो। अब जेसन पैसे के बदले बैग में पेपर्स भरकर शिनको की तरफ निकलता है मगर पैसे रखने की बजाय वो ब्लैकमेलर की कार का पीछा करने लगता है। मगर ब्लैकमेलर उससे बच के निकल जाता है। वो वहां से ऑफिस पार्किंग में लौटता है तो डैनियल के गुंडे उस पे हमला करके उसे जख्मी कर देते हैं। सोफी भी फोन करके उससे कहती है कि वो केस को बंद कर दे क्योंकि डैनियल के गुंडे अब उसे धमकाने लगे हैं। जेसन सोफी के कबाड़ खाने पहुंचता है। सोफी उससे कहती है मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं उन गुंडों से मुकाबला कर सकूं। नीना को उठा के ले जाने की धमकी तक उन्होंने दी है। नीना उससे कहती है इस दुनिया में हर गुनहगार को सजा नहीं मिलती। वो उससे कहती है जोया माफी मांगने आई थी, मुझ पे जो दुराचार हुआ उसके बारे में वो सब जानती है। अब जेसन जोया के घर पहुंच जाता है। वो उससे कहता है डैनियल के पापों में तुम भी हिस्सेदार हो। एक छोटी बच्ची पे तुम्हारी आंखों के सामने दुराचार हुआ और तुम चुप बैठी हो, ये भी एक पाप है। जेसन उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी आइडेंटिटी छुपाई जाएगी। उसे सिर्फ फाइनल हियरिंग के वक्त
कोर्ट में आके गवाही देनी है। वो जोया से कहता है जो उस लड़की के साथ हुआ वो कल तुम्हारे किसी अपनों के साथ भी हो सकता है। जोया लीगल डॉक्यूमेंट पे अपना बयान लिख के उसे देती है। जेसन डैनियल केस से जुड़े सब सबूत लेके सोफी के पास जाता है और उससे कहता है कि अगले दिन पुलिस स्टेशन जाके वो इन सबूतों को पुलिस के हवाले करे, अपने माँ होने का फर्ज निभाए। तभी जेसन के फोन पे ब्लैकमेलर ने भेजी एक वीडियो क्लिप आती है। ब्लैकमेलर ने शाओमी को किडनैप किया है। वो जेसन को उसी नदी किनारे बुलाता है। यहाँ पता चलता है कि उस रात जेसन ने उस शराबी को बचाने की कोशिश की थी, मगर उल्टा उस शराबी ने नशे में उसे मारने की कोशिश की। हाथापाई में जेसन के हाथों उस शराबी का विग लगा, मगर न जाने वो शराबी पानी में कहाँ गायब हुआ। अब जेसन इतने सालों से संभाल के रखे उस विग को जला देता है और ब्लैकमेलर ने बुलाई जगह पे पहुंच जाता है। वो पैसे का बैग रख देता है। पैसे मिलते ही ब्लैकमेलर शाओमी को छोड़ देता है, मगर जेसन जानना चाहता है वो ब्लैकमेलर कौन है जो उसका वो पुराना राज जानता है। तो वो ब्लैकमेलर की कार का पीछा करने लगता है। दोनों के बीच कार चेस शुरू होता है। ब्लैकमेलर का कार पे से कंट्रोल चला जाता है और उसकी कार पलट जाती है। तो जेसन की कार भी रास्ते से नीचे उतर जाती है। जेसन कार से उतर के ब्लैकमेलर का चेहरा देखने मुड़ता है तो ब्लैकमेलर चाकू से उस पर हमला करता है। ब्लैकमेलर का चेहरा देख के जेसन पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त जेरी है। वो जेसन से कहता है तुम जब फेल हो रहे थे तब मैं कामयाब था और अब तुम कामयाब हो तो मैं फेलियर हूँ। उस रात नदी किनारे के हादसे को तुमने स्टोरी बना के मुझे सुनाया, तब मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, मगर अब इतने सालों बाद मैं समझ गया वो तुम ही हो जिसके हाथों वो मर्डर हुआ है। मुझे पैसे मेरे बेटे के लिए चाहिए थे। मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू किया तो मुझे पता चला ये वही लड़की है जिसके पिताजी का मर्डर तुम्हारे हाथों हुआ। जेरी की बातें सुन के शाओमी शॉक होती है। जेरी जेसन से कहता है मैं तुम्हारी कामयाबी से जलता हूँ। इतना कह के वो जेसन पे हमला करता है तो शाओमी जेसन को बचाने मुड़ती है। तो अब जेरी शाओमी को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी जेसन उसकी छाती में चाकू भोंक के उसे मार देता है। जेसन शाओमी को सॉरी कहता है कि उसकी एक गलती ने शाओमी की जिंदगी तबाह कर दी। वो उससे कहता है बैग में रखे पैसे लो और ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए चली जाओ। तुम्हारे सामने कन्फेस करके आज मेरे दिल से बोझ उतर गया है। जेरी के मर्डर के जुर्म में जेसन अपने आप को पुलिस के हवाले करता है। ऑस्टिन उसकी केस लड़ता है। वो जेसन से कहता है शाओमी ने बयान दिया है कि जेरी ने पहले तुम पे जानलेवा हमला किया, अपने बचाव में तुम्हारे हाथों उसकी हत्या हुई तो तुम्हें ज्यादा सजा नहीं होगी। और शाओमी के फादर ने कर्जे की वजह से नदी में कूद के सुसाइड की थी। तुमने जिस शराबी को मारा वो कोई और होगा, क्योंकि तुम्हारे इस हादसे के 2 दिन बाद शाओमी के पिताजी ने सुसाइड की थी। जेसन ऑस्टिन से कहता है वो शराबी मरा भी है या नहीं ये मुझे पता नहीं, क्योंकि उसका सिर्फ विग मेरे हाथ लगा था। ऑस्टिन जेसन से कहता है तुमने दिया हुआ होटल रूम का वीडियो और जोया के बयान के चलते डैनियल को अरेस्ट किया गया है। उसे कम से कम 10 साल की सजा होगी। नीना ने तुम्हें थैंक्स कहा है। जेसन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो ऑस्टिन से कहता है आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। 2 बोझ मेरे सर से उतर गए। ऑस्टिन उससे कहता है एक अच्छा इंसान ही अच्छा वकील बन सकता है। जेसन को 3 साल की सजा होती है। आदमी का कर्मा आदमी खुद बनाता है। मूवी के आखिर में पता चलता है जिस शराबी के मर्डर ने जेसन की जिंदगी में इतने उलटफेर किए वो शराबी तो बच गया था। जेसन के जाने के बाद वो वहां से भाग गया था। दोस्तों एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, हाइप करो। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।